वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। आज हम जानते हैं नेशनलिज्म के बारे में। नेशनलिज्म मतलब क्या? जो अपने देश के लिए, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जितने सारे लोग रहते हैं, एक ही तरह की सोच रखे जिससे कि अपने देश का उन्नति हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। वो एक तरह का सोच रख पाना और अपने देश को किसी भी बुरी ताकत से बचाना, इसको बोलते हैं नेशनलिज्म। और ये कब शुरू हुआ था? मैंने जो पिछला लेसन जो सिखाया था आपको, पिछले वीडियोस में मैंने डाले हैं। नेशनलिज्म ब्रिटिशर्स जब आए, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जब लोग जाना शुरू हुए तो नेशनलिज्म फीलिंग अपने आप मन में आने लगा। तो ये शुरू हमारा 1857 से। तो हम बोल सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो नेशनलिज्म जो शुरू हुआ, और बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म अपने अंदर डेवलप होने लगा। अभी कोई भी ब्रिटिशर से डरना नहीं चाहता था। अपने ना जिंदगी के बारे में डर रहे थे, ना पैसे के बारे में डर रहे थे, पोस्ट के बारे में नहीं डर रहे थे। किसी भी चीज के लिए उनका डर खत्म हो चुका था। वो बस चाहते थे अपने देश की भलाई, अपना सब देशवासियों का भला हो। बस ये सब लोग इसलिए एकजुट हो चुके थे। तो पहले हम लोग जानते हैं नेशनलिज्म में पहले आता है इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। इकोनॉमिकली एक्सप्लोट कौन कौन हुए थे? पहले तो पीजेंट्स, जो फार्मर्स थे, उनका सब लैंड छीन लिया गया था, जमींदार्स को हटा दिया गया था, कोई भी लैंडलॉर्ड्स नहीं रखे गए थे, सारे मनी लेंडर्स को दे दिए गए थे। जो ब्रिटिशर्स का फायदा करे उन लोगों के हाथ में खेती जा चुकी थी। तो सब लोग इधर तकलीफ में थे। और जो भी फार्मर्स थे, जो भी खेती करते थे, कुछ भी उगाते थे, उसका बहुत ही ज्यादा हिस्सा सरकार के पास चला जाता था, ब्रिटिश सरकार के पास। तो उनके पास बस थोड़े से ही बच जाते थे। उस थोड़े से कैसे जीने के लिए क्या कर पाएंगे उसमें से? ना उनका पेट का भूख मिटता था, ना वो घर बना पाते थे। मीन्स जो बेसिक जरूरतें हैं, बेसिक सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड, वो सब खत्म हो चुका था। तो इस वजह से फार्मर्स बहुत गुस्से में आए, क्योंकि उनको जब जीने की राह ही खत्म हो चुकी थी, कहाँ से आमदनी करके जिएंगे वो ही नहीं था उनके पास। तो वो लोग कैसे जी पाएंगे फिर? इसके लिए बहुत तकलीफ में आए और उन लोगों ने सोचा कि अभी तो उनको आवाज उठानी ही है। फिर वो लोग एकजुट होना शुरू कर लिए। ये हुआ पीजेंट्स के बारे में। अभी दूसरा है आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, जो कि मैंने पिछला वीडियो में बताया भी है। आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन का मीन्स ब्रिटिश इंडस्ट्री ने इंडियन इंडस्ट्री को रिप्लेस कर दिया। मीन्स इंडियंस जो भी बनाते थे वो लोग अपने हाथ से बनाते थे, उनके पास तो मशीन नहीं था। इसके लिए वो लोग जो भी बनाते थे वो महंगा बेचना पड़ता था उनको। लेकिन उधर ही मशीन वाली चीजें आ गई, मशीन का हैंडीक्राफ्ट से आ गए, सॉरी मशीन मेड चीजें आ गए। तो हैंडीक्राफ्ट्स को कोई भी नहीं पूछता था। फिर इसकी वजह से वो भी भूखे रहने लगे, उनका भी कमाई बंद हो गया। तो इस दिक्कत से उन लोगों ने इतना उनके अंदर गुस्सा भड़का कि वो लोग सोचे कि अभी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध उनको आवाज उठानी ही है। फिर आते हैं हम द वर्किंग क्लासेस। अभी एक नया क्लास शुरू हुआ था। नया क्लास मतलब जैसे ब्रिटिशर्स लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाए थे, पहले मैंने बताया था रेलवेज, टेलीग्राफ, ये सब शुरू किया था उन्होंने। तो उसमें लेबरर्स चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए। तो उन लोगों को वो लोग काम तो देते थे, लेकिन वेजेस बहुत ही कम देते थे। बहुत कम कमाई में इंसान कैसे जी पाएगा फिर? उनके लिए कोई सुविधा नहीं था, रहने का कोई सुविधा ही नहीं था। ना पैसा ज्यादा देते थे, ना रहने की सुविधा थी, ना वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पाते थे। तो वो भी फिर एकजुट होना शुरू किए ताकि वो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध आवाज उठा पाए। तो और एक क्लास था, वो है एजुकेटेड क्लास। एजुकेटेड क्लासेस में अभी सब एजुकेशन को तो इम्पोर्टेंस देने लगे, जाके पढ़ना लिखना करने लगे। तो एजुकेटेड क्लासेस जो शुरू हुआ, वो लोग, उनकी कमाई का जरिया क्या था? नौकरी, एम्प्लॉय होंगे कहीं पे कोई इंडस्ट्री में काम निकलेगा तो वो लोग एम्प्लॉय होंगे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? हमारे इधर से टैक्स तो कलेक्ट करते थे, लेकिन इंडिया के डेवलपमेंट के लिए और
नौकरी जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते थे, वो लेके अपने देश में लगाते थे। और इधर जो भी इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम के लिए रखते थे, लेकिन एजुकेटेड लोगों को बड़े पोस्ट में वो लोग एम्प्लॉय नहीं करते थे। बड़े पोस्ट में मोस्टली ब्रिटिशर्स को ही रखा जाता था, अपने इंडियंस को नहीं रखा जाता था। तो फिर वो लोग क्या बेकार बैठे रहेंगे? बेकारी से कहाँ से खाना खाएंगे? इस वजह से भी वो लोग भी एकजुट होने लगे कि अभी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध वो लोग भी आवाज उठाएंगे। ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अभी आते हैं हम रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज मतलब, कॉलोनी मतलब पहले मैं बता देती हूँ, मतलब किसी के टेरिटोरी के ऊपर, किसी के एरिया पे आप जबरदस्ती कब्जा करके उसके ऊपर रूल करोगे। आप जबरदस्ती का कब्जा भी कर लिए और उसके ऊपर अपना अधिकार भी जमा कर उन लोगों के ऊपर आप अपना शासन करोगे, तो ये होता है कॉलोनियल। और रिप्रेसिव क्यों बोला गया? इधर कुछ पॉलिसीज तो उन्होंने बनाए, जैसे कि मैंने बताया था क्वीन विक्टोरिया ने पॉलिसीज बनाए, लेकिन उसको लिमिटेशंस रख दिया गया इंडियंस के ऊपर, वो होता है रिप्रेसिव। तो बोल दे कि आप लोगों के लिए इतना इतना अच्छा अच्छा हमने कर दिया, लेकिन कुछ कर दिया गया ऐसा जिसमें कि ब्रिटिशर्स का फायदा हो, लेकिन इंडियंस लोगों को उसके पूरी तरह से फायदा नहीं मिल पाता था। जैसे कि इधर आप देखो, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक उन्होंने क्या किया। 1877 में उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को इंडिया में प्रोक्लामेशन किया, मीन्स अभी डिक्लेयर कर दिया कि क्वीन विक्टोरिया सुप्रीम पावर है इंडिया का। तो एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर करने के लिए बहुत सारे पैसा खर्चा किया, बहुत सारे पैसे, लेकिन तभी लोग भूखमरी से गुजर रहे थे, फमीन से गुजर रहे थे, फमीन के तकलीफ में थे, उनको खाना पीना नहीं मिल रहा था, उसके लिए एक पैसा भी नहीं खर्चा किया। तो ये तो फिर गलत है। फिर लोग उधर भूखे हैं, उसके लिए पैसा नहीं है ब्रिटिश सरकार के पास, लेकिन ग्रैंड सेलिब्रेशन करने के लिए उनके पास पैसा था। वो किया लॉर्ड लिटन ने, और क्या किया उन्होंने, फेमिन के लिए उन्होंने दिया ही नहीं फिर। तो इस वजह से लोग बहुत लॉर्ड लिटन के ऊपर, जब उन्होंने ग्रैंड दिल्ली दरबार में ये किया 1877 में, तो लोगों के अंदर गुस्सा भड़कने लगा। तो एक तो इधर पैसा खर्चा किया, और दूसरा उन्होंने क्या किया, फमीन पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने एक पैसा भी नहीं डाला। तो इस वजह से लोग सोचे कि अभी तो उनको आवाज उठानी ही पड़ेगी। फिर हम जानते हैं अभी और क्या हुआ था उस टाइम पे। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किया गया था, इंडियन आर्म्स एक्ट। 1878 में ये जो दो एक्ट हुआ, वर्नाकुलर एक्ट में क्या था कि कोई भी न्यूज़पेपर कुछ भी अगर छपेगा, अगर वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब उनका लैंग्वेज क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश के अलावा अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में छपवाना है तो ब्रिटिशर्स की मंजूरी होनी चाहिए। अगर ब्रिटिशर्स की मंजूरी नहीं है तो वो न्यूज़ वो उस न्यूज़पेपर में नहीं छाप सकते। मतलब सच्चाई तो फिर कभी नहीं पता चलेगी। जो ब्रिटिशर्स को पसंद है वही करेंगे, जो पसंद नहीं वो नहीं करेंगे। तो न्यूज़पेपर हम किस लिए पढ़ते हैं, न्यूज़ किस लिए सुनते हैं? हम सच बात जानने के लिए, झूठी बात जानने के लिए थोड़ी ही करते हैं। लेकिन इन लोगों ने ये लिमिटेशंस लगा दिया। लेकिन ब्रिटिश न्यूज़पेपर के लिए ऐसा कुछ भी लिमिटेशंस नहीं था, वो अपनी मर्जी से जो भी चाहे छाप सकते थे। और एक जो इंडियन आर्म्स एक्ट के बदौलत इंडियन सोल्जर्स, आर्मी में जो भी इंडियंस थे, अपनी इच्छा से वेपन कहीं पे भी लेके नहीं जा सकते थे, जबकि ब्रिटिशर्स वेपन कहीं पे भी लेके जा सकते थे। इंडियंस को लाइसेंस की जरूरत थी, ब्रिटिशर्स को कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स किसी को भी वही वेपन लेके मार सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स तो ताकतवर बनते जा रहे थे और इंडियंस कमजोर बनते जा रहे थे। ऐसे होके इंडियंस कमजोर होते गए और ब्रिटिशर्स ताकतवर होते गए। तो ये दो एक्ट थे 1878 का, जो कि इंडियंस को और गुस्से में लाने लगा और कमजोर बनाता गया। फिर और एक अभी हम जानते हैं सिविल सर्विस एग्जाम। सिविल सर्विस एग्जाम जो कि बड़े हाई पोस्ट के लिए लोगों को
अपॉइंट किया जाता था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता था, अभी भी हमारे सिविल सर्विस एग्जाम्स जैसे कि कोई कलेक्टर बनते हैं, फिर पुलिस ऑफिसर बनने के लिए हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम हमारा दिया जाता है। तो इसमें क्या था, उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स वालों ने एज 20 ईयर्स से कम करके 19 में लेके चले गए। 19 ईयर्स एज में सिविल सर्विसेज एग्जाम दे सकते हैं। तो ब्रिटिश नियम के हिसाब से इन लोगों ने ये कर दिया। लेकिन हमारे कंट्री ब्रिटिश में 19 ईयर्स में एक बच्चा काबिल बन जाता था सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए, लेकिन अपने इंडिया में नहीं बन पाते थे। तो इस वजह से सिविल सर्विस एग्जाम में मोस्टली ब्रिटिशर्स ही क्वालिफाई होते थे, इंडियंस क्वालिफाई होने के लिए बहुत मुश्किल होता था। फिर आ गया हमारा इंपोर्ट ड्यूटीज। जो भी टेक्सटाइल वाली चीजें जो भी इंपोर्ट होता था, ब्रिटिश टेक्सटाइल का जो भी इंपोर्ट होता था उसके ऊपर ड्यूटी ही हटा दिया। इंपोर्ट ड्यूटी जो कि टैक्स लगाया जाता है उसको हटा दिया। तो फिर अभी ब्रिटिश का टेक्सटाइल सस्ता हो गया। सस्ता होने की वजह से वो लोग सस्ते में लोगों को बेचना शुरू किए और वहां पे हमारी चीजें महंगे होते चले गए। अगर महंगे होते चले जाएंगे तो फिर लोग कौन खरीदेगा हमारी चीजें, जबकि ब्रिटिश चीजें ही अफोर्डेबल थे, लोग खरीद पाते थे उसको, तो उसको ही खरीदना शुरू किया। फिर आ गया हमारा इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल के हिसाब से कब ये हुआ, 1883 में। इल्बर्ट बिल के हिसाब से ये बिल जब पास हुआ तो उसके हिसाब से बताया गया कि सारे ब्रिटिशर्स और इंडियंस इक्वल हैं, सारे ब्रिटिश और इंडियन जजेस इक्वल है। तो फिर लोग खुश हो गए, चलो अभी जजमेंट भी हमें इक्वली मिलेगा और सही न्याय हमारे साथ होगा। तो लोग जो सुकून पा रहे थे कि ये होने की वजह से लोगों को अभी सही न्याय मिलेगा क्योंकि इक्वालिटी आ चुकी है। लेकिन तभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, और एक चीज उन्होंने कर दिया, डिफेंस एसोसिएशन एक बना दिया। उस डिफेंस एसोसिएशन के हिसाब से स्पेशल प्रिविलेज दिया गया ब्रिटिशर्स को। मतलब ब्रिटिशर को अगर किसी तरह का न्याय चाहिए तो वो लोग डिफेंस एसोसिएशन में जाके अपना अलग तरीके से प्लीड कर सकते हैं और अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं, जो फैसिलिटी इंडियंस के लिए नहीं था। तो ये सब थे उनके रिड्रेसल कॉलोनियल पॉलिसीज इन इंडिया। फिर और एक चीज हुआ, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोसाइटी में लोग क्या क्या चेंजेस लाए थे, रिलीजियन में उनका कैसे इंटरफेरेंस था, मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, अभी मैं दूसरी बार नहीं बताऊंगी, आप पहला वीडियो देख के जान सकते हो। तो अभी जो भी उन्होंने सोसाइटी में थोड़े बहुत चेंजेस लाए थे वो बहुत ही अच्छे चेंजेस भी लाए थे, जैसे गर्ल्स एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज को हटा दिया, फिर विडो रीमैरिज शुरू किया, सती प्रथा हटाया, इन्फेंटिसाइड बंद करवाया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और रिलीजियस बेबी उसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाए। जैसे कि लोगों का अंधविश्वास था, इधर इसकी हत्या करनी चाहिए, इधर ये भैंस की हत्या करेंगे तभी भगवान हमारा सुनेंगे। तो ये सब विश्वास को वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल में लाए थे और बहुत सारी गलत चीजें वो लोग बंद करने का कोशिश की, जिसकी वजह से लोग बहुत भड़के तो थे, जो कि मैंने पहले वीडियोस में डाले हैं। तो इस चीज को कुछ लर्नर्स सपोर्ट करने लगे कि ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में और रिलीजन में रिफॉर्म लाने के लिए वो सही कर रहे हैं। तो उसको चेंज लाने के लिए बहुत सारे हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे एसोसिएशन बने, जो कि ब्रह्मो समाज बनाया गया, राजा राममोहन रॉय बनाए, आर्य समाज बनाए, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन जो कि बनाया गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, और सत्य शोधक समाज जो कि बनाए ज्योतिराव फूले। तो ऐसे बहुत सारे समाज बने और उन लोगों ने ये तय किया कि इस समाज में ऐसे ऐसे लोग होंगे, ऐसे ऐसे लर्नर्स होंगे, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी होंगे, और नियम बना दिया गया कि इसमें अपने देश का जो भी बेस्ट है और
और ब्रिटिशर्स का जो भी बेस्ट है वही किया जाएगा। मीन्स द बेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। ऐसा सोच के उन लोगों ने सारे समाज बनाए। अभी इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ये लर्नर्स ने क्या क्या कार्य किया था इसके बदौलत। बट कीप ऑन वॉचिंग नॉलेज किट। ऑलवेज रिमेंबर टू लाइक, share and subscribe the channel. Like, share and subscribe the channel to get more and more videos. और मैंने बार बार बताया है कि मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ आपके मोटिवेशन के लिए, आपके ब्रेन रिफ्रेश हो जाएगा वो शॉर्ट्स सुन के। तो शॉर्ट्स भी देखा कीजिए, सुना कीजिए अच्छे से, और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कीजिए। कुछ सुनने से कुछ नहीं होता है, उसको अपने ज़िंदगी में अप्लाई भी करना पड़ता है। तो सुनते रहिए और सीखते रहिए। We'll meet soon in the next video. Keep on watching Knowledge Kit and keep on smiling ever.